नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। जब जब मोदी जी मंचों से लंबे लंबे भाषण देते थे, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, वो बाघों वाला, बाघ आगे बढ़ते हुए और मेक इन इंडिया टाइप का कितना अच्छा विजुलाइज किया गया था। सोचता था मैं, हुआ कहाँ है ये सब? कहां पर मेक इन इंडिया कहाँ है? स्टार्टअप इंडिया कहाँ है? दरअसल कमी हमारी थी, हमारे नेत्र में दोष था। आज उसको हम कबूल रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया सब हमको दिख गया है और आज आपको दिखाएंगे। इस मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया में बहुत बड़े बड़े सन्यासी, साधु, संत, जिनको स्वयंभू और कथित रूप से, मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि वो हैं क्योंकि ये पाप का भागी मैं नहीं बन पाऊंगा, ये सब इसमें शामिल है स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया में। क्योंकि विश्व गुरु राष्ट्र को बनाना है, सनातनी राष्ट्र को, तो उसमें जब तक ये भगवा वस्त्रधारी ये सब नहीं शामिल होंगे तब तक कैसे काम बनेगा? तो ये सब के सब इसमें शरीक है, शामिल हैं देश को आगे ले जाने में। अब सोनिया गांधी रिलेशनशिप में है, फोटो भी आपने देखी होगी, व्हाट्सएप पे आई होगी। सोनिया रिलेशनशिप में है। सोनिया गांधी जिनकी उम्र, मतलब अब वो कहते हैं ना कि चौथे आश्रम में है, उम्र के उस पड़ाव पर है। उस उम्र में उनके कपड़े, कम कपड़ों में फोटोग्राफ्स, एक से एक घटिया अश्लील स्तर के गंदे टाइप के फोटोग्राफ्स। राहुल गांधी शादीशुदा है, वो भी आपने देखा होगा, कहीं विदेश में रखा है कि वाइफ को, या कुछ इस टाइप के बहुत सारे आपने देखे होंगे। अखिलेश टोटी चुरा लिए हैं, टोटी आपको एविडेंस के साथ आपने देखा होगा, सब देखा होगा आपने। ये सब दरअसल उसी स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया का पार्ट था। बहुत बड़े पैमाने पर बहुत मोटा अमाउंट गया है और ये बहुत कामयाब रहा है। दुनिया में परचम लहराया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि ये पहले बता चुका हूं कि परचम लहराए हैं। जिस स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, उसमें दुनिया में नंबर 1 पे भारत पहुंचा है, तो परचम लहराया है। अब भाव को चर्चा में जोड़ लीजिए, कंट्रोल रूम फटाफट जोड़ लीजिए, बड़ा गंभीर विषय है। स्वागत है भाव आपका। विषय बहुत गंभीर है, भले किसी को लग रहा हो कि मैं तंज या व्यंग किया, लेकिन विषय बहुत गंभीर है। सीधे मैं विषय पर आता हूं और नमामि गंगे के बारे में भी आगे बताता हूं। जरा पहला ट्वीट लाइए दैनिक भास्कर का। इसके लिए दैनिक भास्कर को 1000, 2000, लाख सलूट करें कम है। भास्कर, रिलेशनशिप में सोनिया, अखिलेश टोटीचोर, राहुल शादीशुदा, फेक न्यूज वायरल करवाने के लिए 52 लाख रुपए महीने की मांग, पूरी प्रोसेस बेनकाब। अब इसमें ये तो भास्कर ने बहुत लंबा चौड़ा किया, हम सब कुछ दिखा नहीं सकते पूरा, लेकिन कुछ पार्ट्स हम दिखाते हैं। एक तो हम ऑडियो हटा करके वीडियो पोर्शन, जो भास्कर ने खुद इसी जो ट्वीट मैंने दिखा इसके साथ जो वीडियो डाला था, वो वीडियो देखिए। उस वीडियो को देखिए जरा, कंट्रोल रूम प्ले करिए। ये वीडियो देखिएगा आप, ध्यान से देखिए भाव। ये देखिए, ये शुरुआत होता है, ये देखिए, ये खूब देखा होगा, खूब एक्स पर, जो मस्क का एक्स है, उस पे खूब ये सब फोटोग्राफ्स आते हैं। चलने दीजिए, प्ले करिए, प्ले करिए। ऊपर देखिए फोटोग्राफ्स का पूरा कोलाज बना हुआ है। ये फोटोग्राफ देखिए, सोनिया जी का है, जिसने पूरी जिंदगी अपनी दे दी, जिस महिला ने इस भारत को पूरी जिंदगी दे दी, उस महिला का है। ये देखिए टोटी चोर, और ऊपर देखिए दाढ़ी में, ये देखिए अखिलेश यादव हैं, ये दाढ़ी। ये देखिए राहुल गांधी बंधेंगे परिणय सूत्र में, फोटो भी किसी का लगा दिया गया है। और ऐसे तो विदेशों में भी, ये देखिए बाइक पे कब की कहाँ की फोटो है। ये सब सब पब्लिक डोमेन में है और बड़े पैमाने पर इसके पीछे पूरा स्टार्टअप और मेक इन इंडिया है। अगला ट्वीट दिखाइए। एक कुणाल शुक्ला है, एक्टिव रहते हैं एक्स पर। इन्होंने एक और क्लिप डाली है, देखिए भास्कर इन्वेस्टिगेशन में कैसे नमामि गंगे ट्रस्ट की आड़ में, नमामि गंगे याद रखिएगा, नमो गंगे, नमामि गंगे जो भी है, आड़ में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर बदनाम करने में करोड़ों रुपए खर्च करके अभियान चलाया गया। कैसे राष्ट्रवाद और संस्कृति की दुहाई देने वालों ने करोड़ों खर्च करके एक सम्मानित महिला के अंडरगारमेंट में फेक फोटो सिर्फ उनकी छवि को धूमिल करने के लिए वायरल करवाई।
अब इसके बाद मैं उस स्टिंग जो है इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट चलाता हूँ, इसमें बहुत कुछ है लेकिन एक पार्ट खाली चलाता हूँ। प्ले कर दीजिए, कंट्रोल प्ले करिए। टीम लोकेशन पर पहुंची तो ये कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी नहीं बल्कि नमो गंगे ट्रस्ट का ऑफिस था। ये है क्या नमो गंगे? नमो गंगे ट्रस्ट संस्था है, ये अपना काम करती है। पूरा बहुत सारे बीजेपी गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों को हम लोग करते रहते हैं रेगुलर लेवल पे। मुलाकात होनी थी विजय शर्मा से, जो नमो गंगे ट्रस्ट के फाउंडिंग मेंबर हैं। तो एवरमोर टैक्स कंपनी भी आपकी है, क्योंकि ट्रस्ट को काम नहीं कर सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमने 2014 में मोदी साहब के लिए कैंपेनिंग की थी, उसमें मेरे जैसे के लिए आदमी नहीं थे, हमारे जैसे सैकड़ों लोग काम कर रहे थे उससे मोदी साहब के लिए। हम लोगों ने करीब 14 करोड़ का काम किया था उस टाइम पे। उस टाइम इतनी नेगेटिव कैंपेनिंग जो कांग्रेस को लेकर की गई थी, जिसका फायदा मिला इस सबके लोगों को। हमारी डील नलिनी कोहली के साथ हुआ करती, तो नलिनी जी ने जो कैंपेन को रूट किया, मनमोहन सिंह के चुप होने का फायदा उठाया। सत्ता किसके हाथ में, राजशाही किसके हाथ में? सोनिया जी को। तो हमने सोनिया जी को और राहुल गांधी जी को टारगेट किया। आपको याद होगा सोनिया गांधी का उस टाइम पे अंडरगारमेंट के साथ एक फोटोग्राफ था, कितनी पुरानी फोटो थी वो। फोटो मतलब आपके जो टॉप नोट के लिंक थे वहां से निकलवाई गई, वो फोटो दी गई, उसको अलर्ट किया गया। जब सुषमा स्वराज के साथ उसके सामने दो कंपेरिजन किया गया कि देश की बेटी या विदेशी बहू, वो अलग अलग अकाउंट से शूट होंगे और फिर उसको वायरल किया जाता है। राहुल गांधी को पप्पू कैसे बनाएगा? राहुल गांधी पप्पू है क्या? तो वो वाला पार्ट उठाया जाता है जिससे बात का मतलब बदल जाता है। ये सब फेक, ये है मोक वीडियो जिसके अंदर यूज किया गया। ये सारी टीम ना सर, देखिए ये सारी टीम ना ऊपर काम नहीं करती। ये सारे लोग ऐसे हैं जो फिल्म से घर में बैठ के काम करते हैं, तो सबको डर है। एक ने एक भी झटकी में लपेटे में आएगा तो इतना मानने का केस आ जाएगा सर। सब घर में बैठ के काम करते हैं, क्योंकि अगर एक भी फंस गया एक झटके में तो इतना लपेटे में इतने केस आ जाएंगे। सब घर में है और सब ऐसा आगे बहुत सारा है, सब ऐसे काम करते हैं कि जहां पर तत्काल मतलब एक चेन ब्रेक हो जाए। बहुत सारा ये पूरा इन्वेस्टिगेशन ये भास्कर का। बहुत चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा। ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट देखिए, मैं भारत में परचम लहराया है तो दिखा देता हूँ। जरा दिखाइए, भारत नंबर 1 है वो अंग्रेजी वाला, ये दिखाइए। ये इंडिया रैंक्स एज हाईएस्ट रिस्क फॉर मिस इन्फॉर्मेशन, यूएम एक्सपर्ट्स कैन कमेंट अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट सर्वेड फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। इंडिया वाज रैंक्ड हाईएस्ट for the risk of misinformation and disinformation. University of Michigan experts are available to comment. ये यूएम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन है, और ये जो रैंक है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 उसने सर्वे जो है उसके लिए सर्वेड फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 उसके लिए सर्वे में ये आया था कि मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन ये दोनों में नंबर 1 पर है। अब इस उपलब्धि को भी हम लोग नहीं अगर सामने लाते हैं, कई लोग कहते हैं ना मोदी का आप लोग को कमी ही दिखती है, ये वानखेड़े को ये मतलब बहुत बहुत अच्छे हम लोग को शब्दों में नवाजा जाता है, इसको कुछ समझ में आता नहीं, मोदी का वो करता है, चाइनीज एजेंट है, फलान ढिमका भाव को उसमें थोड़ा बहुत हमको भी लपेटते हैं। तो लेकिन ये जो है हम अपनी कमी स्वीकार कर रहे हैं। ये नंबर 1 परचम लहरा रहे हैं मोदी जी, हम लोग दिखाए नहीं कभी, दिखा देते हैं आज। चलिए नमो गंगे ट्रस्ट जिसकी बात आई है उसको दिखाइए। नमो गंगे ट्रस्ट है। नमो गंगे ट्रस्ट गठन इस विचार के साथ, गौर से सुनिएगा, महान विचार, इस विचार के साथ किया गया था कि प्राचीन भारतीय प्रणालियां, ये प्राचीन भारतीय प्रणालियां हैं सब, देखिएगा आदमी कहाँ फोटो निकालो, और मूल्य सभी मानव जाति को लाभान्वित कर सकते हैं, चाहे उनकी आयु, मूल, अभिविन्यास, विश्वास कुछ भी हो, और लोगों को आधुनिक समय के प्रदूषण और तनावपूर्ण वातावरण से बाहर निकाल सकते हैं। बताइए, प्रदूषण से ये निकाल रहे हैं, गंदगी नाले में बैठ के प्रदूषण से बाहर निकाल रहे हैं सब। आजकल लोग जटिल जीवन शैली जी रहे हैं जिसके कारण वे अपनी मानसिक शांति खो रहे हैं और स्वास्थ्य संबंधी विकारों के शिकार हो रहे हैं। ये इनका देखिए लाइन पढ़ने के बाद सब ध्यान रखिएगा फोटोग्राफ्स और क्या क्या करते हैं। अब अगला पन्ना दिखा दीजिए। इसके जो प्रेरणा स्रोत है आजीवन वाले, हम जो हैं, अब ये सुनिएगा, हम जो हैं। नमो गंगे ट्रस्ट एक गैर लाभकारी संगठन है जो समर्पित भक्तों और प्रतिबद्ध स्वयं सेवकों के सहयोग से समान विचारधारा वाले लोगों द्वारा बनाया गया है। परम पूज्य आचार्य जगदीश जी महाराज के आशीर्वाद से श्री विजय शर्मा, श्री अवधेश शर्मा, श्री विजय शर्मा,
श्री दिनेश राठौर, श्री रवि मल्ल, श्री वेदप्रिय पांडे, श्री राजेश अग्रवाल और श्री अनूप शर्मा ने मिलकर 30 मार्च 2015 को नमो गंगे ट्रस्ट का गठन किया। नमो गंगे ट्रस्ट भारत सरकार के पोर्टल एनजीओ दर्पण में नीति आयोग के तहत पंजीकृत है। इसको बहुत काम मिलता है, वो खुद बताया ना, करोड़ों का काम सरकार देती है हमें। अब नीचे देखिए, नीचे इसके नीचे दिखाइए भैया, वही तो मेन पार्ट है। परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी नमो गंगे ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक। ये स्वामी चिदानंद जी को आप जरा देखिए गौर से, ये मोदी जी के हर मंच पर जहां भी धार्मिक मंच होता है नजर आते हैं। कुंभ में जो हुआ वो आपका संसद, धर्म संसद, वहां पर स्वामी चिदानंद जी जब जहां नजर आते हैं, समझ लीजिए वहीं पे धर्म पताका फहराने लगती है, धर्म पताका फहराती है। अब चलते हैं भाऊ पास, बहुत वक्त ले लिया मैंने, क्षमा भाऊ। ये स्टार्टअप भारत के प्राचीन मूल्यों को जिंदा करने वाला, इससे तो गौरव से आज सर ऊंचा हो गया होगा आपका भी। देखिए आशीष, आपने समय ज्यादा नहीं लिया। ये समाज ही ऐसा हो गया है, जब तक आप इनको दिखाओ नहीं तब तक ये समझते नहीं। अब कुछ ही देर बाद एक मैसेज आएगा, सर्कुलेट होगा वो सोशल मीडिया पे, कि शर्मा से भाजपा का कोई लेना देना। ये शर्मा इंडिया गठबंधन के ही तरफ से लाया गया कोई आदमी है जो झूठ बोल रहा है। ये भी आएगा, क्योंकि 2014 से हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मुंह खोलते हुए देखा तो झूठ बोलने, जो सदन के पटल पर झूठ बोलते, जो आरटीआई में आंकड़े झूठे देते हो, तो हर जगह मतलब आपके आंकड़े झूठ, आपके ये झूठ और फेक न्यूज और बाकी जगह पे जब हम विश्व में नंबर 1 है तो विश्व गुरु तो हो ही गए। ये शर्मा जैसे कई लोगों को स्टार्टअप है, वो बोल रहा है ना, सैकड़ों लोग मेरे जैसे काम कर रहे हैं। इसका अकेले का बिलिंग 18 करोड़ का है। लेकिन इसके पूरे इसमें मुझे जो व्यक्तिगत रूप से मैं आहत हूं, देखिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह का वे ऑफ पॉलिटिक्स क्या है ये हमें गुजरात से पता है। साम दंड भेद जो कुछ भी है वो सब चलता है उसको। वहां नैतिकता, वहां परंपरा, वहां विचारधारा, इन तीनों शब्दों को कोई जगह नहीं। वहां मात्र सत्ता और सत्ता पाने के रास्ते, चाहे गलत या सही। संविधान रोंदो या संविधान सर पे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मोडस ऑपरेंडी है, इसलिए कोई मुझे उसमें आश्चर्य नहीं लगा। लेकिन नलीन जैसा इंसान, मैं नलीन को जब उन्होंने देखा तो मैं व्यक्तिगत आहत हुआ हूं, क्योंकि बीजेपी में जितने भी प्रवक्ता है उसमें यदि कोई किसी में शालीनता होगी तो मैं नलीन में देखता हूं, और नलीन को मैं परिवार से जानता हूं। नलीन के परिवार को मैं जानता हूं, बहुत अच्छे परिवार से है। लेकिन नलिन इस गंदगी में उतर इतने डीप चुके हैं, ये देख के आप भी मुझे ये लगने लगा कि इंसान विश्वास किस पे रखे। हमेशा हम परिवार को देखते हैं, जब भी किसी की लड़की की शादी भी होती तो वो परिवार दिखता है, क्योंकि परिवार बताता है बच्चे में संस्कार कैसे हो। क्या परिवार पे भी विश्वास न रखे? आज शर्मसार हो गया हूं मैं कि कैसे घटिया इंसान के साथ मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छे परिवार से। अभी भी मुझे हिम्मत नहीं हो रही है उनके परिवार को पूछने, ऐसा क्या नलिन को मिला होगा कि नलिन इस कैंपेन में, क्योंकि वो खुद कहता है कि नलिन इस फेक कैंपेन में जुड़े हुए थे। आप किसी महिला की पुरानी कहां से फोटो, और वो एक आपने यदि उसको ध्यान से सुना होगा, उनने कहा मॉर्फ वीडियो, कई जगह मॉर्फिंग किया गया है। हाँ। अरे सोनिया जी के तो उम्र की इनके घर में माएं होंगी, इनकी बुआएं होंगी, इनकी बड़ी माँ होंगी, ये सब ऊपर से पैदा हुए हैं, अविनाशी है। किसी बुजुर्ग के खिलाफ बात करते समय हम 3 बार सोचते हैं। एक मराठी में एक बुजुर्ग पत्रकार है, अभी उन्होंने हिंदी में भी प्रोग्राम शुरू किया है। उनका 24 घंटे का एक ही काम है कि कभी मुझे गाली देना, कभी रविश को गाली देना, कभी अजीत अंजुम को गाली देना। मैंने सुना प्रोग्राम तप्तर्शी करके है, बहुत बुजुर्ग है। और आशीष, मैं अपने लिए नहीं कहता,
मराठी साहित्य सम्मेलन में जब सप्तर्षि मुझे मिले तो उनकी उम्र का लिहाज करके मैंने उनके चरण छुए, क्योंकि मेरे परिवार के संस्कार ये नहीं कि एक 70-75 साल की उम्र की इंसान को मैं बोलूं कि भाई तुम क्या बोलते हो मूर्ख जैसे, ये मैं कह ही नहीं सकता। कईयों ने मुझे कहा कि वो आपके बारे में इतना बोलते, आप कुछ तो कहे। मुझे बोला नहीं, बुजुर्ग इंसान छोड़ो। मैं क्या हुई मुझे पता है, मेरी आत्मा जानती है मैं क्या हूं, जो लोग हैं वो जानते हैं, राजनीतिक नेता जानते हैं, ये कतई नहीं। लेकिन आप मात्र सुनिया खाती। मुझे याद है एक वाकया किस्सा मैं बताता हूं, और वो किस्सा बिल्कुल फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ है आशीष। आडवाणी जी गृह मंत्री थे और कोई इंटेलिजेंस का अधिकारी उनके पास वाड्रा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेके आए। उन्होंने डांटा उस अधिकारी, उन्हें कहा वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीति में एक दूसरे के सामने विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबके परिवार होते हैं। हमारे घर में भी बहू बेटियां हैं, उनके घर में भी बहू बेटियां हैं, तो परिवार पे हमला नहीं होगा। ये आडवाणी जी है, क्योंकि आडवाणी जी नेपथ्य में ढकेले गए, जबरिया रिटायर्ड किए गए, और नए आने वाले जो शक्तिशाली लोग थे उन्हें परिवार के बारे में कोई लेना देना ही नहीं, परिवार की वैल्यू ही नहीं। अंडरवर्ल्ड में भी परिवार पे हाथ नहीं डालते, लेकिन ये इतने लो लेवल पे कि सुषमा स्वराज को अच्छा दिखाने के लिए आप किसी के घटिया अश्लील चित्र देंगे और कहेंगे कि ये भारत का बेटा है, ये विदेशी बहू है। और जब इंग्लैंड में एक भारतीय मूल का इंसान प्राइम मिनिस्टर बनता है तो आप महिमा मंडन करते हैं। अमेरिका में कोई भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति बनती है तो महिमा मंडन करते हैं। कम से कम उन इंग्लैंड के लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं, अमेरिका के लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने कर्तृत्व देखा है, उन्होंने नेशनलिटी नहीं देखी। उन्होंने देखा कि ये इंसान शायद हमें उभार पाएगा, तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये इंडियन ओरिजिन का है, ये हमारा खून नहीं है, हम कैसे प्रधानमंत्री बनने दें। अरे अमेरिका में तो काला भी प्रधानमंत्री बनता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी नस्ल ही नहीं है, बाहर से आए हुए लोग हैं आप। आज हम लोकतंत्र की बात करते हैं, आज हम सबसे पुराने लोकतंत्र की होने की बात करते हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र होने की बात करते हैं। क्या हम लोकतंत्र है, पहले ये बात करिए। क्या लोकतंत्र के मूल्यों में यह कैंपेन आता है? क्योंकि आपके पास पैसा है और पैसे के बल पे आप ये तमाम चीजें कर सकते हैं। कल आप भी सत्ता में नहीं रहेंगे, कल कोई और सत्ता में आएगा। आपकी भी बहू बेटियां हैं, आपकी भी मां है, मौसी है, चाची है। कल ऐसे ही आपके मां बहन और चाची के बारे में लोग बोलने लगे, क्योंकि जब वो सत्ता में होंगे तो उनके पास पैसा भी होगा, उनके पास पावर भी होगा। तब आप कहां जाएंगे? और राजनीति में 33% आप कहते हैं कि हम रिजर्वेशन देंगे महिलाओं को। महिलाओं को राजनीति में 33% रिजर्वेशन के लिए आपने स्पेशल सेशन बुलाकर एक कानून पास करवाया। ये बात अलग है कि कब लागू होगा ये उन्हीं को भी पता नहीं। लाडली बहना से लेके क्या क्या करते हो। तो आपको क्या लगता है, चंद महिलाओं को पैसा देने से, किसी महिला को राष्ट्रपति बनाने से, या महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने के आप अपना महिलाओं के प्रति आदर दिखाते हैं? आपके सारे किए हुए पे पानी फेर जाते हैं जब किसी बुजुर्ग महिला को आप उसके उस उम्र में संबंध बताते हैं और फेक फोटो रिलीज करते हैं सिर्फ राजनीतिक फायदे की। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मैं कतई सहमत नहीं था पहले दिन से। सब कुछ अच्छी जगह पे था, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में मेरे व्यक्तिगत संबंध नहीं थे? मैं आज दर्शकों के सामने बोल सकता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल में
मेरे व्यक्तिगत संबंध नहीं जितने भारतीय जनता पार्टी के संबंध है, क्योंकि विचारधारा अलग है लेकिन कैरेक्टर था। दो 2014 के बाद तो कैरेक्टर ही नहीं रहा। चाल, चरित्र, चेहरा, कौन सा चाल? ये चाले करोड़ रुपए खर्चा करके मिस इंफॉर्मेशन करो। चरित्र कौन सा? कि आपके पास ऐसे चरित्र के लोग हैं कि जिसकी मां बहन की इज्जत उछालते हैं, और चेहरा कितने मुखौटे हैं। अब तो डाउट आने लगा कि इस मुखौटे के पीछे चेहरा है भी कि नहीं। तो कुल मिलाकर जब देखिए अभी एक नेत्री सांसद बनी है कंगना रनावत। कंगना रनावत एक एक्ट्रेस है, उन्होंने कई टाइप के रोल किए हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इसका विरोध करता हूं कि जब वो राजनीति में आया है तो उसके फिल्मों के पुराने फोटो दिखाने का क्या मतलब? वो उनकी निजी जिंदगी है। हालांकि मैं मानता हूं जो आदमी पब्लिक में होता है उसकी निजी कोई जिंदगी नहीं, लेकिन फिर भी वो जगह देनी चाहिए। कंगना रनावत यदि अच्छी सांसद साबित हुई, अपने लोगों के लिए अच्छा काम कर दिया, लोगों के प्रश्न उठाए, लोगों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, तो यकीनन उनका इतिहास क्या है मैं देखना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन फिर आपके पास जब इश्यूज नहीं है, जब आपके पास बताने के लिए कुछ अपना नहीं है, तो आप ये उधार की चीजें लेते हैं। आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहिए, उधार के चाहिए। आपको बाबा साहब आंबेडकर चाहिए, आपको उधार के चाहिए। आपको महात्मा ज्योतिबा फुले चाहिए, उधार के चाहिए। आपको शाहू महाराज चाहिए, उधार के। महात्मा गांधी चाहिए, भगत सिंह चाहिए, ये सब उधार के चाहिए, क्योंकि ये आपके नहीं है। वो जिंदा होते तो आज आपको वो कोर्ट से नोटिस इशू करवाते कि आप हमारा नाम मत लीजिएगा, क्योंकि उन तमाम लोगों की विचारधारा आपकी विचारधारा से मिलती ही नहीं, कतई नहीं। नहीं भाऊ वो आपके विचारधारा का विरोध करते थे, इसीलिए इतने बड़े हो गए। नहीं, अगर वो जिंदा होते तो यूएपीए में देश विरोधी घटना में सनातन द्रोहियों की गिनती में, हिंदू विरोधियों की गिनती में जेल में होते, और उनकी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट डेट नहीं दे रहा होता। ये कहिए, डेट नहीं दे रहा होता, ये सुप्रीम कोर्ट तारीख नहीं देता। ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही हो तुम, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कंगना की आपने बात की, कंगना अभी 2 दिन पहले बताई है कहीं कि यकीनन मोदी जी अवतारी हैं, यकीनन अवतारी हैं। अवतार ही होता है ऐसे लोगों का, अवतारी हैं। उनके शरीर पर, चांद पर स्टेटमेंट सुनिए ना आप उनके, वो उनके लिए क्या हम करें। कहीं की चांद पर भी एक दाग है, लेकिन मोदी जी के शरीर में कहीं एक भी दाग नहीं है। इतना नहीं, अब हम फिर ऐसे में जब जुबान कहीं खुल जाएगी तो दिक्कत होगी। हास्यास्पद है, हास्यास्पद। हम लोग तो अपनी जुबान पर काबू रखते हैं। मैं फिर भी इसमें एक जगह देता हूं। यदि उनको लगता होगा कि मोदी भगवान का अवतार है तो हम रोक नहीं सकते। आसाराम बापू जो एक व्यभिचार के केस में सजा पा रहे हैं, अरेस्ट नहीं है, सजा हो गई है, वो सजा पा रही है, फिर भी कई लोग उनको भगवान मानने के लिए तैयार है। तो आसाराम को यदि भगवान मानते हैं तो झासाराम को भी मानने वाले बहुत लोग होंगे। व्यक्तिगत रूप से कोई भी किसी को माने, हम उसको मैं उसको व्यक्तिगत दे देता हूं। लेकिन हाँ, कंगना जी यदि उनको बोलती होगी तो ये कंगना जी को पता है दाग है कि नहीं है, लेकिन मुझे दागों से भी कोई मतलब, मुझे कृति से मतलब है, मुझे सोच से मतलब है। यदि आपका चेहरा बहुत बेहतरीन है लेकिन आपकी सोच गंदी है तो आप गंदे कहलाओगे। सवाल वो है आपकी कृति क्या है। ये कृति आपकी करोड़ों रुपए देके लोगों को खड़ा कर देना। वो कह रहा है कि मैंने बीजेपी के लिए कैंपेन किया और इससे बीजेपी को बहुत फायदा हुआ। यह है स्टार्टअप इंडिया। मैं एक बात मैं मार्गदर्शक जो हैं, इसके मुख्य मार्गदर्शक, उनकी फोटो दिखा देता हूं एक बार, और जो है आप पहचान लेंगे इनको। ये इस देश के सबसे तेजस्वी संतों में इनकी गिनती होती है। चलाओ भैया, दिखा दो एक बार, फोटो दिखा दो। ये हैं, ये और नीचे नाम दिखा दो भाई, नाम दिखा दो साहब, नाम दिखा दो। देखिए, परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, नमो गंगे ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक। ये
अब ऊपर थोड़ा सा दिखा दो फोटो, ये जनता देखे कि नमो गंगे ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक कौन है। उनको चिदानंद जी महाराज हैं, स्वामी चिदानंद परम पूज्य, ये हैं। ये तमाम धर्म संसदों को सुशोभित करते हैं, उसके मंच को। और बहुत, फिर मैं रिपीट कर दूं, आप जाग देखिएगा जितने धर्म संसद हैं हर जगह, या कुंभ, ये वहां पर मुख्य किरदार के रूप में रहते हैं इस दौर में। और बड़ा मुखर होकर के भाजपा के और मोदी के हिंदू बचाओ मिशन को, कि हिंदू सनातन को बचाने में उस योगदान को बहुत दिल से सराहते हैं, बहुत सराहते हैं। और मूल्य तो हमने बता ही दिया था, हटा दीजिए इसको। नलिन कोहली की उम्र ले आइए स्क्रीन पर, भाव को लाइए। नलिन कोहली की उम्र 54 साल है और सोनिया जी की उम्र 78 साल है। माँ की उम्र है। मैंने तो आपको खुद कहा आशीष, मेरे पूरे इसके एपिसोड में जिस स्वामी को आपने दिखाया, मैं तो उनको स्वामी मानता नहीं। वो कोई अपने आप को जगत गुरु माने, उनका अपना एक जगत है। ये जो फेक वीडियो बनाने वाला, फेक खबरें देने वाला, उसके वो गुरु होंगे। तो मेरे लिए गुरु घंटाल है, मेरे लिए गुरु नहीं है। आज आंबेडकर की जयंती 2 दिन बाद है, आज 11 है, 12 है, 13 और 14 2 दिन बाद। अब आप देखिए, आज मुझे लगता है कि आंबेडकर जी ने क्यों हिंदू तो धर्म छोड़ा। हाँ, क्योंकि एक पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी इंसान ये नहीं एडजस्ट कर सकता, बहुत सफोकेट होता है वो। यदि आप और मैं हिंदू है और ये आचार्य है हमारे, ये जगत गुरु है भगवा पहन के, गाली देने वाले किसी पीठ के पीठेश्वर होते और मुख्यमंत्री बनते। एक्सीडेंट में मरने वाले लोग, जो पैरों के नीचे आके लोग मरते, उनको बोलते मोक्ष मिल गया। ऐसे कथावाचक है इस धर्म में। जहां मंदिरों के ट्रस्टियों के ऊपर केसेस चल रहे हैं, व्यभिचार से लेकर हत्याओं तक, जहां कई तथाकथित गुरु जेल में सजा काट रहे हैं, और आज भी उनका चुनाव के लिए उपयोग होता है डेरा सच्चा सौदा जैसे लोगों को। एक सामान्य इंसान को पेरोल नहीं मिलेगा, लेकिन इनको हर चुनाव में पेरोल मिलता है। फिर बाहर आ गया पेरोल पे। और आप मुझे बताइए, आज यदि आंबेडकर आज भी होते तो भी हिंदू धर्म छोड़ देते। आज होते तो वो छोड़ नहीं पाते। उनको जेल में डाल दिया जाता कि ये सनातन पर हमला कर रहा है, इसको आईएसआई और बांग्लादेश से फंडिंग हो रहा है। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। आज बाबा साहब होते और जैसा दीक्षा उन्होंने नागपुर में किया था, जो है दीक्षा भूमि, अगर वैसा कार्यक्रम 3.5 लाख हिंदुओं को एक लिया था ना, वहां पर 3.5 लाख हिंदू थे जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा था और बौद्ध धर्म अपनाया था। आज 3.5 लाख नहीं, आज बाबा साहब होते तो खुद नहीं कर पाते, 3.5 हिंदू वहां नहीं इकट्ठा कर पाते। उन्हें यूएपीए क्या क्या, मतलब कौन कौन सी धारा में उतना कानून नहीं जानता, लेकिन वो आजीवन जेल में रहते और रोज धर्मांतर कानून के तहत वो जेल में पड़े होते। ये बात भी सही है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि आज क्या फर्क है उस समय में और आज के समय में। उस समय समाज में कुरीतियां थी, सरकार समाज सुधार का काम कर रही, इसलिए आंबेडकर जी को पूजा गया। आज वही कुरीतियां समाज में पनप रही है और सरकार उसको स्पॉन्सरशिप दे रही, पैट्रोनाइज कर रही। क्या ऐसा कौन सा ब्राह्मण फाउंडेशन है भाई महाराष्ट्र में? कितना ब्राह्मण का पॉपुलेशन है महाराष्ट्र में, जो एक डिमांड करे घर बैठे बैठे। और ज्योति अब्बा फुले के जीवनी पे आई हुई पिक्चर फुले पे सेंसर बोर्ड एक्टिव हो जाए, इसका मतलब वो पूरा सरकार स्पॉन्सर्ड है। और यदि ब्राह्मण अल्पसंख्यक है महाराष्ट्र में, संख्या में बहुत कम है, यदि उनकी बात इतनी सुनी जाती तो फिर बाकी अल्पसंख्यकों को क्यों नहीं?
सवाल वो है, ज्योतिबा फुले के फिल्म को रोकना ये सरकारी स्पॉन्सरशिप नहीं थी क्या? दलितों को कौन देखेगा? माय नेम मनुराज। इज खान, माय नेम इज खान जिस पिक्चर के ऊपर आंदोलित हुए थे लोग, तब सरकार ने कहा था कि पिक्चर रिलीज होगी, हम संरक्षण देंगे थिएटर को, हम देखते हैं क्या होता है। हम्म, महाराष्ट्र की सरकार इतनी नामर्द निकली कि वो एक महात्मा ज्योतिबा फुले की पिक्चर रिलीज नहीं होने देती। यदि यथार्थ का चित्रण हो तो हो, मराठे पानीपत में हारे, ये इतिहास है। आज इतिहास मुझे बताने के लिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आप मराठों को नाराज करने के लिए नहीं बोल सकते कि वो जीत गए, नया इतिहास लिखो। हम्म। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक के ब्राह्मणों ने नहीं होने दिया महाराष्ट्र, उन्हें उत्तर से गंगा भट्ट जी को लाना पड़ा। ये सत्य है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने लिखा हुआ अपने बेटे को पत्र, संभाजी महाराज को लिखा हुआ पत्र आर्काइव्स में है। वो पत्र कहता है कि मराठों और ब्राह्मणों से सावधान रहना। 12 बलूतेदारों के भरोसे ये महाराष्ट्र खड़ा किया, उसमें पिछड़े आदिवासी ओबीसी आज की डेट। जब अफजल खान की हत्या की महाराज ने, तो महाराज पे तलवार किसने चलाई? एक ब्राह्मण ने। और महाराज की जान किसने बचाई? सैयद बंडा के उस वार से शिवानाई ने, जीवानाई ने। हाँ, हाँ। एक नाई महाराज को बचाता है और एक ब्राह्मण महाराज पे हमला करता है। यदि यह सच सामने लाया जाए तो इसमें ब्राह्मणों का अपमान कहां हो गया? और छत्रपति शिवाजी की महानता देखिए, तब भी महाराज कहते उसको मारने के पहले कि पंत आप ब्राह्मण है, ब्राह्मण हत्या का पाप मुझसे मत करवाइए। फिर वो दूसरी बार वार करता है, तब जाके महाराज उसको। अब कल अफजल खान की कहानी बताऊं तो मैं क्या कहूं? वो पंत को महाराज के साइड पे लाऊं और जीवा नाइक को अफजल खान के साथ रखूं और ये बताऊं कि जीवा नाइक ने महाराज पे हमला किया था और पंत ने बचाया था, ये बोलूं क्या? चंद लोगों को खुश करने के लिए इतिहास बदलूं क्या? ब्राह्मणों का है, लोकमान्य तिलक ब्राह्मण थे सराखों पे, लेकिन कभी उनको किसी ने ब्राह्मण नहीं कहा। बाजीराव पेशवा, आज बाजीराव पेशवा का मैंने एक वीडियो देखा, जय जयकार हो रही है ब्राह्मण एक हो के नाम पे, लेकिन उन बाजीराव पेशवा को सबसे ज्यादा जीवन में किसने प्रताड़ित किया? ब्राह्मणों ने। और बाजीराव पेशवा के मरते दम तक साथ किसने दिया? मस्तानी ने, होलकर ने, सिंधियाज ने, गायकवाड़ ने, देशमुख ने, धनकर से लेके मराठों से लेके बाकी लोगों ने। और सबसे ज्यादा उसको किसने प्रताड़ित किया? संभाजी महाराज ने क्यों अष्टप्रधान के मंत्रिमंडल के लोगों को जो ब्राह्मण थे उनको हाथी के पैर दिया? क्यों? सवाल है, ये इतिहास। लेकिन वर्तमान में वो इतिहास का उल्लेख करना भी पाप है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक कहा ना एक ने फोन करके कि छत्रपति शिवाजी महाराज तो भगोड़े थे, ब्राह्मणों ने उनको बचाया था और महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का राज चल रहा है। उसको जमानत मिलती है आशीष। और कोई पत्रकार सच्चाई उजागर करने के लिए उत्तर प्रदेश में किसी महिला के ऊपर अत्याचार हो देखने आता है केरल से, तो वो 2-2 साल तक सड़ता है जेल। यह हमारी न्यायपालिका है। समझ में नहीं आता कि न्यायपालिका अपना दरबार लगाती है कि सरकार के दरबार में नृत्य कर सब सड़ा महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार जो कहती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान होने नहीं देंगे, वो हाई कोर्ट में जाके इस बेल को चैलेंज नहीं करती, क्योंकि वो बेल चाहती।
कहीं नहीं, ये सब ड्रामा, ये देश में अभी और शिक्षा कैसे, स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। इस देश में सिर्फ भक्त पैदा होंगे, जन्मजात भक्त होंगे, उन्हें भक्ति सिखाना नहीं होगा, भक्ति बताना नहीं होगा, और तब असली भक्ति काल आएगा। एक आर्काइव से आज की खबर है, द हिंदू ने एक्सक्लूसिव किया, आखिर में बताएं भाव जब आपने चर्चा छिड़ी। आज की खबर बड़ी चौंकाने वाली खबर है, योगी आदित्यनाथ और ये भाजपा की सरकारें, इनके ढकोसले पर इतना करारा तमाचा है। योगी ने क्या कहा था, इस कुंभ से इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा, मतलब जो नहाने आ रहे हैं उनसे भी वसूलेंगे, उनसे वसूली से बूस्ट मिलेगा, और बाद में बूस्टर डोज बता भी रहे थे इतना बूस्ट मिला है। और मुगल बहुत बड़े दुश्मन है, मुगल 1773 में ये तेलंगाना स्टेट आर्काइव्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो रखा हुआ, सुरक्षित रखा था, वो दस्तावेज निकाला है हिंदू ने। 102 सेंटीमीटर लंबा और 46 सेंटीमीटर चौड़ा एक शाही आदेश फरमान जो पहले जारी होता था, वो है 1773 का, जब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का शासन था। उसने क्या आदेश दिया था कि इलाहाबाद सूबे के सभी अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि तीर्थ यात्रियों से कोई शुल्क न वसूला जाए, साथ ही इस तीर्थ की जो इलाहाबाद कुंभ है उसका सारा खर्चा सरकार उठाएगी, सरकार यानी मुगल साम्राज्य उठाएगा। ये इन नफरतियों ढोंगियों के चेहरे पर वो तमाचा है ना। ये 102 सेंटीमीटर लंबा और 46 सेंटीमीटर जो चौड़ा है, ये लंबाई चौड़ाई वो हाथ है ना, कि ये इसे तो बाहर निकालना चाहिए इस आदेश को, और जड़वा देना चाहिए जो है सिविल सोसाइटी को, हर उस तीर्थ स्थल पे। ये शाह आलम द्वितीय का राजकीय फरमान। मुगलों से याद आ गया, संभाजी महाराज की क्रूर रूप से हत्या करने के लिए जितने आप निषेध करोगे, लेकिन फिर एक मराठी होने के नाते गर्व भी है कि वो मुगल वापस जा नहीं पाया, उसी महाराष्ट्र की भूमि में गाड़ दिया गया। उसकी कब्र खुदवाने की बात करते हैं, क्योंकि इतिहास को सही करना है। तो योगी आदित्यनाथ को तुरंत या तो गोरखनाथ पीठ से इस्तीफा देना चाहिए या मुख्यमंत्री पद से, क्योंकि गोरखनाथ पीठ को मुगलों ने बहुत पैसा दिया, बहुत मुगलों के चंदे पे पला हुआ ये गोरखनाथ पीठ फिर इतिहास ही जाएंगे। यदि औरंगजेब की कब्र खुदनी है तो फिर उस औरंगजेब के द्वारा दिया गया चंदे से पे पलने वाला वो पीठ, और उसके ऊपर ये जो योगी आदित्यनाथ है, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो पीठ से या मुख्यमंत्री पद से। ऐसा नहीं चाहिए हमको मुगलों के इसे रोटी खाने वाले। ये मैं नहीं कह रहा हूं आशीष, ये मैं कह रहा हूं यदि वो है तो फिर ये होना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे पूछा जाए तो उस समय कई मंदिरों को भी पैसा मिला गया। बहुत इतिहास के कार्यखंड में जाके मत छेड़िए उसको, वो समय अलग होता है, उस समय के परिप्रेक्ष्य में जाना चाहिए। उस समय की तुलना आज के समय से मत करिएगा। गोरखनाथ पीठ में सबसे ज्यादा मुसलमानों ने भी योगदान दिया है, लेकिन गोरखनाथ के यहाँ मुसलमानों ने योगदान दिया, इसलिए गोरखनाथ पीठ के प्रति मेरा आदर कब होगा ये कतई नहीं। आज भी नतमस्तक होता हूं, गोरखपुर में जाता हूं तो उस पीठ के सामने, इसलिए नहीं कि योगी आदित्यनाथ वहां है, इसलिए कि गोरखनाथ पीठ का एक इतिहास बहुत गौरवान्वित है। बहुत बाद में राजनीति का कीड़ा लग गया और इन्होंने उसको रास्ते पे ले आए, लेकिन मैं उस इतिहास को, औरंगजेब ने भी पैसा दिया होगा तो भी मेरा आदर कम नहीं होगा, क्योंकि वो कालखंड अलग था, ये कालखंड अलग है। कालखंड में जाके तुलना करनी चाहिए। वो धर्म का संघर्ष ही नहीं था बाबू, हम तो हमेशा कहते हैं वो सत्ता के संघर्ष का दौर था, धर्म का संघर्ष नहीं। और गोरखनाथ पीठ मेरा मतलब, ये बिल्कुल साफ बताऊं, हम तो वहीं के रहने वाले हैं। अगर मैं हिंदू धर्म, सनातन धर्म को देखता हूं तो उसमें अगर सबसे ज्यादा श्रद्धा मुझे इतिहास को पढ़ के होती है तो गोरक्ष पीठ से, क्योंकि जिस विचार को मैं मानता हूं कि समाज एक है, कोई जाति वो नहीं होना चाहिए भेदभाव, उस पीठ के नींव में यही है। वो पीठ गोरक्षनाथ जी, उनको शिव अवतारी कहते हैं, शिव के अवतार माना जाता है उनको, शिव अवतारी बाबा गोरक्षनाथ।
गोरक्षनाथ उन्होंने तो समाज में जो जिन तबकों के साथ भेदभाव था उसी के खिलाफ ही ये पंथ ही, इसकी नींव ही डली कि समाज में जो भेदभाव, छुआछूत है, अछूत है, वंचित है, उसके खिलाफ। मैं तो उनको उनके भीतर उस दौर में महात्मा फुले और अंबेडकर देखता हूं, उस दौर में शिव अवतारी बाबा गोरखनाथ के भीतर। तब उन्होंने इस पंथ की स्थापना की थी कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा, यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं होगा। उन्हें भी इसीलिए कई बार होता है, कई बार मन होता है कि पता नहीं आस्था होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। उनको भी नहीं पता था कि जिस पंथ की हम स्थापना कर रहे हैं इसका महंत बनेगा कोई ऐसा आदमी जो कहेगा ठाकुर होने पे गर्व है, जो गाली देगा लोगों को। बताइए, ये उनको नहीं पता होगा। या और शिव अवतारी है, मेरा तो वो है क्योंकि शिव ही अड़भंगी, शिव को बोलते हैं काशी में, शिव अड़भंगी हैं। शिव जिनके लिए सब कुछ, मतलब दिव्यांग हो, लूला लंगड़ा, कैसा भी इंसान हो, सब शिव के सब अंश हैं, सब शिव हैं, सब ही शिव हैं। तो शिव अवतारी में जब बाबा को मानता हूं, गोरक्षनाथ जी महाराज को, तो मैं ये मानता हूं कि वो देख रहे होंगे, और देख रहे होंगे तो हो सकता है हिसाब भी वही करें, और कोई ना कर पाएगा, वो करेंगे। खैर चलिए, शुरुआत हुई थी कहां से, हम लोग कहां तक आए, लेकिन सब कुछ जुड़ा हुआ है। फिर एक बार आशीष, तमाम दर्शकों को एक बताता हूं कि ये जो झूठ बार बार बोला जाता है उसको सच मत मानिए, और जो खबरें परोसी जाती है, परोसने वाले का संस्कार, उसके माता पिता ने दिए हुए उसके संस्कार झलकते हैं उसमें। यदि किसी बुजुर्ग महिला के बारे में ऐसे अपशब्द कहते हैं तो आप समझ जाइए उनके माँ बाप ने उनको क्या संस्कार दिए होंगे। हम सब संस्कारी हैं और संस्कार माँ बाप देते। बिल्कुल। और ये मैं कमेंट बॉक्स आज जरूर देखिएगा आप लोग, अभी आएंगे फिर, क्योंकि जो संस्कारहीन हो जाता है उसमें दोबारा वहां पर रिफिलिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। संस्कारहीन, एक बार का संस्कारहीन सदा का संस्कारहीन होता है, वहां पर रिफिलिंग की व्यवस्था ही नहीं है। तो वो अभी हम लोग कुछ भी बोलेंगे, वो फिर आएंगे, वो घटिया दुष्चरित्र गंदे फिर आएंगे। मैं इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, देखता हूं उनके भाषा मर्यादा कैसे लांघती है, वो क्या क्या लिखते हैं, हम ही लोग को क्या क्या लिखते हैं, हम लोग को क्या क्या लिखते हैं, तो हम तो सुनते हैं, देखते हैं उनको। खैर, आप लोग अभी भी मैं कहता हूं कि कुछ माँ बाप के संस्कार, इस देश के संस्कार, इसकी अतीत का संस्कार कुछ बचा हो तो उसको संरक्षित रखिए, संरक्षित, उसको भी संरक्षित धरोहर घोषित करना पड़ेगा आगे। हमारे देश में संस्कार को कुछ दिन में संरक्षित धरोहर घोषित करना पड़ेगा यूएन से, तभी संस्कार बच पाएंगे। और एक बात भाऊ आपने कही थी, वो बड़ा जरूरी है कि परिवार देख करके उसके संस्कार हम लोग आंकते हैं। अब हमें ये देख करके आंकना पड़ेगा संस्कार कि वो भक्त है कि नहीं है। ये सही बता रहा हूं, क्योंकि सारे संस्कार त्यागने के बाद ही सब ये अंधभक्त बन रहे हैं। सारे संस्कार पहले होता ना, सन्यासी कैसे बनता था, सन्यासी जो भी बनते हैं पहले पिंडदान करते हैं। हाँ, पहले पिंडदान। ये भक्त जो बन रहे हैं सब इस दौर में, ये मोदी संस्कार दान करके पहले संस्कार का तर्पण कर देते हैं, तब वहां जाते हैं, तब भक्त बनते हैं। और ये सच है, बुरा लगे तो लगता रहे। इजाजत दीजिए, कल फिर आएंगे ऐसे ही कड़वी बातें करके। बुरा लगेगा कल भी तो फिर कल भी लगे कोई दिक्कत नहीं है। भाव साथ होंगे, कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।